बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। मरीज की कहानी 1940 में शुरू हुई थी। इसके वालिद ने जनूबी कोरिया के शहर टैगो में छोटी सी कंपनी बनाई। कोरियाई जबान में 3 सितारों को सामसिंग कहते हैं। कदीम रिवायात के मुताबिक इकट्ठे तलू होने वाले 3 सितारे कभी गरूब नहीं होते। वालिद ली ब्यूंग चिल ने खुशगुनी के लिए कंपनी का नाम सामसिंग रख दिया। ये लोग शुरू में फ्रूट और फ्रोजन फिश एक्सपोर्ट करते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद तमीर नौ शुरू हुई तो सामसिंग खुराक से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गई और इसने धड़ाधड़ इमारतें, पुल और सड़कें बनाना शुरू कर दी। ली ब्यूंग चिल ने इन ठेकों में करोड़ों रुपए कमाए। ये समझदार इंसान थे। ये जानते थे इंसान को अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। चुनाचा ये कंस्ट्रक्शन के साथ साथ टेक्सटाइल, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में भी आ गए। ग्रुप बड़ा होता चला गया। ली कुन ही ली ब्यूंग चिल के तीसरे बेटे थे। ये कुन जहन और लाअबाली मिजाज के लड़के थे। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन वालिद उन्हें हर हाल में पढ़ाना चाहते थे। ली कुन ही ने वसीला यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली और बिजनेस की आला तालीम के लिए जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिला ले लिया। जॉर्ज वाशिंगटन का दौर ली की जिंदगी का फजूल और नाकाबिले बयान जमाना था। ये अपनी डिग्री तक मुकम्मल न कर सके। वालिद ने उन्हें वापस बुला लिया और कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग के काम में लगा दिया। ये गिरते पड़ते ये काम करते रहे। वालिद इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। इनका ख्याल था कि पूरी कंपनी को डुबो देंगे। वालिद 1987 में इंतकाल कर गए और ली को मजबूरन कंपनी संभालना पड़ी। कंपनी इस वक्त 34 मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही थी। ली के लिए अगले 5 साल बहुत मुश्किल थे। ये एक दफ्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे की तरफ दौड़ते रहते थे। यहाँ तक कि 1993 आ गया। ली को अचानक महसूस हुआ कि हम बहुत ज्यादा मसनूआत बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्वालिटी में मार खा रहे हैं, जबकि हमारे हरीफ सिर्फ एक एक काम करते हैं और उसकी मसनूआत की क्वालिटी सामसिंग से बहुत बेहतर है। ली को महसूस हुआ हमने अगर अपने हरीफों को क्वालिटी में मारना दी तो हम पिट जाएंगे। चुनाचे उसने एक दिन अपने तमाम एग्जीक्यूटिव्स को जमा किया। इनसे कहा, हम आज से अपनी बीवी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल रहे हैं। तुम लोग नुकसान की परवाह ना करो। हम अगर फुटपाथ पर भी आ जाएं तो भी कोई मसला नहीं। आप बस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर तवज्जो दें। हमारी प्रोडक्ट्स हर सूरत मार्केट में नंबर 1 होनी चाहिए। सामसंग के लोगों को गारंटी होना चाहिए। ये मेजर शिफ्टिंग थी। कंपनी की इंतजामिया ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे। वो हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार थे। एग्जीक्यूटिव्स ने हार मान ली और तादाद की बजाय मयार पर चले गए। शुरू के साल बहुत मुश्किल थे। कंपनी के गोदाम कबाड़ खाना बन गए। मार्केट में सैमसंग का अंबार लग गया। लोग इसके साइन बोर्ड्स के करीब से भी ना गुजरते थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भाग गए, मगर ये पीछे न हटे। 1995 में एक तरफ कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया और दूसरी तरफ ली कुन ही पर जनूबी कोरिया के सदर रू तय वाओ को $30 मिलियन रिश्वत देने का इल्जाम लग गया। ये तफ्तीश, इंक्वायरियां और अदालती मुकदमात का सामना भी करने लगे। वो दौर मुश्किल था, मगर इस दौर ने उन्हें पिघला कर कुंदन बना दिया। ये निखरते चले गए। सैमसंग इस दौरान टेलीविजन की इंडस्ट्री में भी आ गया और उसका टीवी देखते ही देखते मार्केट का लीडर बन गया। और ये चंद माह में पैदावार, मयार और फरोख्त में सोनी को भी बहुत पीछे छोड़ गया। यूं कंपनी 2006 में आला मयार का गारंटी कार्ड बन गई। ये हर घर तक पहुंच गई। ली कुन ही ने 1998 में स्मार्टफोन्स का यूनिट भी लगा लिया। ये यूनिट गैलेक्सी कहलाता था। गैलेक्सी मार्केट में आया और उसने कुश्ते के पुश्ते लगा दिए। ये भी देखते ही देखते आलमी ब्रांड बन गया, जिसके बाद सैमसंग $350 बिलियन की कंपनी बन गई। ली कुन ही को फोर्ब्स ने 2014 में दुनिया के 100 बासत तरीन लोगों की लिस्ट में भी शामिल कर लिया और ये कोरिया का अमीर तरीन शख्स भी बन गया। ये स्टेट से भी अमीर हो गया। ली कुन ही की कामयाबी का पहला सतून टेक्नोलॉजी थी। सैमसंग का R&D बहुत मजबूत है। इसने अहल तरीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर्स भर्ती कर रखे हैं, जिनकी वजह से ये ग्रुप पिछले 10 वर्षों से मार्केट को लीड कर रहा है। दूसरा ये कि ग्रुप मयार पर कंप्रोमाइज नहीं करता। आप इनकी कोई प्रोडक्ट उठाकर देख लें, पैकिंग से लेकर साइज तक आपको इसका मयार हैरान कर देगा। और तीसरा, ली कुन ही खरीदो फरोख्त का एक्सपर्ट था। ये रास्ते की हर रुकावट को खरीद कर या गिरा कर आगे निकल जाता था। ये जनूबी कोरिया के कवानीन तक बदल देता था। ये अपनी मर्जी की हुकूमतें भी ले आता था और आला अदालतों के जज भी बदल देता था। चुनाचा ये स्टेट के अंदर एक स्टेट बन गया। ये स्टेट असल स्टेट से बड़ी और मजबूत थी। आप जनूबी कोरिया की तारीख निकाल कर देख लें, आपको मुल्क के हर सियासी उतार चढ़ाव के पीछे सैमसंग और ली कुन ही मिलेगा। ये दर्जनों मरतबा इंक्वायरियों, तफ्तीशों और मुकदमात का हदफ बना और इस पर सदूर को रिश्वत देने के इल्जाम भी लगे। इसे सियासी खरीदो फरोख्त का व्यापारी भी कहा जाता है। 2008 में इस पर टैक्स चोरी के इल्जाम साबित हुए।
इसे सजा भी हुई, लेकिन इसने अदालत और हुकूमत दोनों को खरीद लिया। सजा मुआफ हो गई, ताहम उसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ओहदा वापस करना पड़ गया। ये पूरे कोरिया में बदनाम था, मगर इसे कोई नदामत, कोई परेशानी नहीं थी। ये मैदान में डटा रहता था। ये खुद अपने मुंह से कहता था, आप अगर दौलत से आसानियां नहीं खरीद सकते तो फिर आपको दौलतमंद होने का कोई फायदा नहीं। चुनाचे ये सामने मौजूद हर शख्स को चंद लम्हों में खरीद लिया करता था। इसकी ये आदत इतनी पुख्ता हो चुकी थी, इसने आखिर में जिंदगी को भी खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। चेयरमैन ली कुन ही को 2014 में हार्ट अटैक हुआ और ये कोमा में चला गया। इसकी वसीयत के मुताबिक इसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया और इसके लिए नई अद्वियात की इजाद का काम शुरू कर दिया गया। साम सिंह ने दर्जनों रिसर्च इदारों को फंडिंग की, बड़े से बड़े डॉक्टर का बंदोबस्त किया, कीमती से कीमती तरीन अद्वियात बनवाई गईं, मगर ली कुन ही कोमे से ही बाहर ना आ सका। इसके बेटे ली जय यूंग ने कंपनी की अनान संभाल ली। ये अपने वालिद को एक बार अपने पांव पर खड़ा कर देखना चाहता था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी ये एक बार अपने मुंह से बोलें, ये अपने हाथ से खाएं, जी हाँ, एक बार अपनी खुली आंखों से साम सिंह की नई स्क्रीन देखें। लेकिन ली जॉय योंग की कोई कोशिश बार ना हो सकी। यूं 25 अक्टूबर 2020 की वो शाम आ गई जब डॉक्टरों ने मायूसी का ऐलान कर दिया। ली कुन ही कोमे के आलम में इंतकाल कर गया और उसका जिस्म ठंडा हो रहा था। डॉक्टर ने इसका बाजू साइड पर रखा और मायूसी में सर हिला दिया। साम सिंह का मालिक मर चुका था, लेकिन मरने के बावजूद इसके अकाउंट में 20 बिलियन डॉलर्स थे और ये 350 बिलियन डॉलर्स की कंपनी का मालिक था। मगर 350 बिलियन डॉलर्स की कंपनी और 20 बिलियन डॉलर्स के अकाउंट्स मौत का मुकाबला न कर सके। मुसाफिर 6 साल की तवील नींद के बाद अगले सफर पर रवाना हो गया। ली कुन ही की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया, इंसान जिंदगी में दौलत के जरिए सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन ये कितना ही बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, ये एक भी इजाफी सांस नहीं खरीद सकता और इसके पास कुदरत के सामने हारने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। कहते हैं अगर इंसान जिंदगी खरीद सकता तो हम आज भी निमरूद और फिरौन की खुदाई में सांस ले रहे होते। मौत वो अमरे रबी है जिसके जरिए अल्लाह ली कुन ही जैसे लोगों को ये पैगाम देता है, जो तुम जितना भाग सकते हो भाग लो, लेकिन तुमने आखिर में मेरे पास ही आना है। मैं तुम्हें कायनात के किसी कोने में छुपने नहीं दूंगा और ये छुपने भी नहीं देता। तारीख इंसानी खुदाओं का कब्रिस्तान है। आप किसी दिन तारीख के कब्रिस्तान में झांक कर देखें, आपको हर कब्र में कोई न कोई ऐसा शख्स लेटा मिलेगा जो खुद को नागुज़ीर भी समझता था और नाकाबिल शिकस्त भी। सन किंग से लेकर मून क्वीन तक दुनिया के हर नागुज़ीर के लिए मट्टी आखिरी लिहाज साबित हुई। अल्लाह की इस दुनिया में ली कुन ही जैसा शख्स भी 6-6 साल अस्पताल में बिस्तर पर लेटकर आंख नहीं खोल पाता और इससे अमीर तैमूर और हिटलर जैसा शख्स भी खाली हाथ वापस जाता है। लेकिन हम इस कब्रिस्तान में पूरी जिंदगी मैं की आवाजें लगाते रहते हैं और हमें शर्म भी नहीं आती। तुम कोरोना का मुकाबला तो कर नहीं सकते, जिंदगी और मौत देने वाले का क्या खाक मुकाबला करोगे। मट्टी की मुट्ठी हो, मट्टी बनकर रहो, खुदा ना बनो, क्योंकि खुदा अपने सिवा किसी को खुदा नहीं रहने देता। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।